हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं इस कोरोना काल में जो रिजल्ट दिया गया बच्चों के लिए, जिनमें से बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हुए कि उनका मानना हुआ कि नहीं रिजल्ट सही ही नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारे बच्चे को क्रॉस कर दिया गया, तो वो सब बच्चे का कहना है कि नहीं एग्जाम होना चाहिए। और आखिरकार में सरकार ने एग्जाम लिया और वो जो एग्जाम लिया गया तो उस एग्जाम का नाम रखा गया इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो एग्जाम का नाम था जो कि 2021 में आपका लिया गया है और इसमें टोटल 35 क्वेश्चन दिया गया था, है ना। तो हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी का। ठीक है, तो इनमें जो इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जामिनेशन जो 2021 का जो लिया गया है, उन सारी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, जब तैयारी के दरमियान में हम इसमें जितना भी क्वेश्चन उसको पूछा गया, सारे क्वेश्चन हम पहले भी तैयारी करवा चुके थे। पहले ही सारा ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं, पूरा इनका तैयारी करवा चुके हैं। समझ रहे क्या बोले? तो इसमें सारे बच्चे जो आराम से इनको टिक मार पाए, आराम से कर पाए, इनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे जिनका फुल में फुल है, जिनका ये सारे जितना पढ़े हुए हैं, जो बच्चे चाह के नहीं एग्जाम देंगे उनके फुल में फुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता दिए कि ये जो एग्जाम जो है आपका जो इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जामिनेशन जो हुआ 2021 का, तो इनके क्वेश्चन जो वो हम आपके सामने में सॉल्व कर रहे हैं, जिनसे आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि कोरोना के समय में ये सवाल ये पूछा गया है, हो सकता है आप में रिपीट कर दें तो उन क्वेश्चन को एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इनके जो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए सवाल दिया हुआ है आपका, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत। आप अगर इससे पहले वाले जो वीडियो आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, उसमें एक क्वेश्चन पढ़ा भी चुके हैं। लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है वह है। अब क्या बोल रहे हैं जरा इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिए जरा सा, यहां पर हम हल्का सा केवल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे आपको समझ पाए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो अगर इनको ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हम इनके ऊपर थोड़ा चित्र बना के डिस्कस करके आपको आसानी हो समझ। ठीक है, चलिए पूरे कंप्लीट नहीं, बस इनकम्प्लीट रूप से इनको बनाया हुआ है। तो ये लघु बीजाणुधानी है, तो आप एक शब्द बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 4 परत होते हैं। ये दूसरा परत बना रहे हैं, ये तीसरा परत है और आखिरकार में आंतरिक परत, तो ये चौथा परत है। इसके अंदर में परागकण रहते हैं। क्या रहते हैं? परागकण। मतलब इसी में जो ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहा है यही परागकण बनते हैं। तो मतलब इसी के अंदर में इसका निर्माण होता है। इसके अंदर निर्माण हो रहा है, तो ये जो स्टार के तरह जो बनाए हुए हैं इसी का नाम है टेपेटम। टेपेटम लेयर, टेपेटम या टेपिटम एक ही चीज है। टेपिटम एक ही चीज है। ठीक है, तो आपको पूछा गया सवाल में ये टेपेटम लेयर, और यही टेपेटम लेयर क्या करते हैं? इस परागकण के निर्माण के समय से पोषण प्रदान करती है। कौन? ये टेपेटम लेयर ही, समझे? तो वही सवाल में आपको कहा गया है कि लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती वह है। तो वह कौन है? तो ये टेपेटम लेयर है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन इसमें जो आपको दिया हुआ है 4 नंबर, क्योंकि ABC ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसमें संख्या में ऑप्शन दिया गया था। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा नंबर होगा, और वो कौन होगा? तो टेपिटम या टेपेटम एक ही चीज है, टेपेटम। ठीक है, चलिए ये इसका ऑप्शन है चौथा नंबर। चलिए कोई दिक्कत? आपका 1 नंबर आपको सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं आपको दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कहते हैं क्या, किसी जीन के 2 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, किसी जीन के 2 से अधिक विकल्पी प्रकार जो एक ही लोकस पर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बहुएलील कहलाते हैं। क्या कहलाता है? बहुएलील। एक बार फिर से कहता है किसी जीन के 2 ऐसे अधिक विकल्पी प्रकार के
प्रकार जो एक ही लोकस पर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। सवाल एक बार फिर से कहता है किसी जीन के 2 से अधिक विकल्पी प्रकार जो एक ही लोकस पर पाए जाते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो बहुएलील कहलाते हैं। तो 2 नंबर के जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वो क्या होगा? बहुएलील। बहुएलील या एलील जो बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर ए पढ़ सकता है, ऐसे ए भी लिखा जा सकता है या ओ भी, तो उसे कहते हैं बहुएलील, मल्टीपल एलील। चलिए, तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस परपोषी पर संपन्न होती है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। मच्छर जो होते हैं वो अपना जीवन चक्र 2 होस्ट पर गुजारती है। कितने होस्ट पर? 2। जिसमें से कौन कौन है? मानव है और दूसरा कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, चलिए मानव हो गया, दूसरे क्या होगा? मादा एनोफिलीज, 2 होस्ट पर गुजारती है। तो कह रहा है आपको क्या कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसमें होता है? तो लैंगिक जनन होता है मादा एनोफिलीज मच्छर में। लैंगिक जनन किसमें? मादा एनोफिलीज में, और मानव में अलैंगिक। मानव में अलैंगिक जनन होता है और मादा एनोफिलीज में क्या होता है? लैंगिक। इसमें लैंगिक जनन करते हो। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर जो है इनके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो दो नंबर बी नहीं, क्योंकि यहाँ पर संख्या में हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा? ये मादा एनोफिलीज। क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए ये हो गया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नोट करते चले जाइए। हाँ, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आ रहा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ सवाल। ये सब पढ़ाया हुआ है, ये क्लास में पढ़ा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में भी तैयार करवाए गए थे, उन सबों का है। चलिए कहते हैं कि मानव मादा में अंड जनन, उसी को अंडाणु जनन कहते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ होती है? एक बार फिर सवाल एक बार फिर सुन लीजिएगा। मानव मादा में अंड जनन कहता है कि कब अंडाणु जो है मादा के शरीर में बनना शुरू होता है? कौन सी अवस्था में? ऑप्शन नहीं दिया। यौवना आरंभ में, रजोवृत्ति के समय में, ऑप्शन 3 रजोदर्शन के समय, ऑप्शन 4 भ्रूणपोषीय परिवर्धन के समय। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यौवना आरंभ। यौवना आरंभ में जब मतलब पुबर्टी जब हम लोग आते हैं, मतलब हम लोगों में जब हार्मोन निर्माण करना होना शुरू हो जाता है, मतलब लड़कों में कितना, तो लड़कों में 12 से 14 वर्ष के में है ना, और लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में है ना, ये शुरू हो जाती है। तो ये उस समय हाँ, लड़कों में 12 से 14 साल की उम्र में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है और लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में अंडाणु बनना उनके अंदर में शुरू हो जाती है। तो वही जो अंडाणु बनना शुरू होता है उसी क्रिया को क्या होता है? अंडजनन। तो कब होती है? तो यौवना आरंभ है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यौवना आरंभ। तो 4 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? यौवनारंभ। क्या बोले? यौवनारंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला पदार्थ जो मलेरिया ज्वर में प्रति 3 से 4 दिन में दोहराने वाले कपकपाहट और उच्च ज्वर के लिए उत्तर जाएगा? फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विषैला पदार्थ है जो मलेरिया ज्वर में प्रति 3 से 4 दिन में दोहराने वाले कपकपाहट और उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी है? तो इसको इस तरह समझाते हैं। जब किसी को मलेरिया हो जाता है ना, तो मलेरिया में क्या होता है? 3 से 4 दिन के अंतराल में जो है रिपीट होता है, पूरा कपकपाहट ठंडा, पूरा ठंडा लगने लगता है ना। मतलब क्या कि हमारे इंडिया में जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम पहुंच जाती है, वहां पर भी जो है आप 2-3 कंबल लेके ओढ़कर आप सोएंगे। सोचिए कितना आपको भयंकर ठंड लगता होगा। बात समझ रहे हैं क्या बोले? तो आखिर ये किसके द्वारा होती है, ये पूछ रहे हैं आपको। तो ये होता है एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है उसका? हीमोजोइन। बात समझे? हम बात करेंगे इसका हीमोजोइन का।
ये होता है हीमोजोइन नामक ये रासायनिक पदार्थ है, इसी के द्वारा ये कप का पार्ट आती है। तो वही बोले आपको इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए नंबर में दिया इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर 1 इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर 2 कोलेस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर 3 हीमोजोइन, ऑप्शन 4 हिरुडोइन। तो 3 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हीमोजोइन। चलिए 5 का 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि यूकैरियोट मतलब हम लोग जिनको आप आंखों से बिल्कुल देख सकते हैं, नंगी आंखों से, माइक्रोस्कोप नहीं, बिना पॉइंट करने बात कर रहे हैं, हाँ बिना माइक्रोस्कोप का। तो जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जिनको भी देख रहे हैं सबके सब यूकैरियोट हैं। और एक शब्द हम बोले जिसमें सही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस केंद्रक उसी में पाया जिनको हम आप लोग नंगी आंखों से उनको देख सकते हैं। चलिए, तो बोले क्या कि यूकैरियोट में डीएनए की प्रकृति होती है, मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस अवस्था, मतलब डीएनए जो बनता है वो किस अवस्था में बनता है। ऑप्शन ए एस प्रावस्था में, ऑप्शन 2 नंबर G1 प्रावस्था में, ऑप्शन सी नंबर G2 प्रावस्था में, और चौथा नंबर G0 प्रावस्था में। मतलब कहता है कि एस फेज में बनती है कि G1 फेज में बनती है, G2 फेज में बनती है, G0 फेज में। ये तो 11th में बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो याद रखिए डीएनए की जो प्रकृति है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो समसूत्रण विभाजन के एस फेज में, कौन सी अवस्था में, एस फेज में, एस अवस्था में होती है। तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, जिसमें एस फेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहे हैं। कहता है कि पृथक्कृत किया गया प्रथम प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है। कहता है कि द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज। कहता है कि सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसका नाम क्या, सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है। तो वही है हिंड सेकेंड। वो कौन है, हिंड सेकेंड। ये पहला प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक है। और इसी का ये जो पहला हिंड सेकंड जो है, ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, ये इनका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का प्रदर्शन। ये सब क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके थे बच्चों सबको, और उन्होंने ये सही का टिक मारा। ऑप्शन ए नंबर कहता है क्या, एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का प्रदर्शन करते हैं। इसी को म्यूटालिज्म कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उच्च पादप की जड़ में रहने वाले कवक मूल। याद रखिएगा जो विकसित पौधे होते हैं उसके जड़ में जो है छोटे छोटे कवक होते हैं, हाँ? और ये रिलेशनशिप कहलाता है माइकोराइजा, ठीक है। ये भी जो है सहोपकारिता का ही ये प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, तो मतलब हानि कोई नहीं पहुंचा रहा है, ना ये ना वो, जबकि एक दूसरे को लाभ ही पहुंच रहा है ना। एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है, या दूसरा उसको हानि नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। इसी को सहोपकारिता कहते हैं। दूसरा, हर्मिट केकड़ा के कवच में पाए जाने वाला समुद्री एनिमोन। तो केकड़ा जो होते हैं समुद्र में आता है, हर्मिट केकड़ा, उनके कवच पर यानी ऊपर पर जो है ये समुद्री एनिमोन रहता है। दोनों एक दूसरे को कोई लॉस नहीं पहुंचाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला ये भी दर्शाते हैं उसी को, म्यूटालिज्म को। अगला, अंजीर के पुष्पों का परागण करने वाले बर। अंजीर जो होते हैं उसमें भी जो है परागण की क्रिया जो होती है वो एक दूसरे को ये अपना मकरंद चूसने के लिए जाते हैं, और उसमें उस वजह से उसका परागण हो जाती है। तो इसमें भी कोई किसी को लॉस नहीं पहुंचा रहे, जहां उनकी मदद हो रही है। ये भी सहोपकारिता को प्रदर्शित करता है। तो चौथा नंबर का तो इनमें से सभी, बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से सभी। चलिए ये सब क्वेश्चन को आप एक बार आप इनको देखते चले जाइए, सुनते चले जाइए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जेक में जो द्वारा इसमें जो पूछा गया था, ये इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जामिनेशन जो हुआ था, कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट भी दिया हुआ है, 1-2 दिन पहले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि डीडीटी के अपशेष आहार श्रृंखला से तेजी से पार हो जाते हैं और जैव आवर्धन के कारक बनते हैं, क्योंकि डीडीटी
एक बार फिर से डीडीटी के अवशेष आहार श्रृंखला से तेजी से पार हो जाते हैं और जैव आवर्धन के कारक बनते हैं। क्योंकि डीडीटी होता है, डीडीटी आखिर क्या होता है जो जैव आवर्धन का कारक बनता है? तो चूंकि ये लिपिड में घुलनशील होता है। क्या होता है ये? लिपिड में घुलनशील। तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो लिपिड में घुलनशील होने के कारण, लिपिड में घुलनशील के कारण, घुलनशील के कारण इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 तुरंत पहले हम अभी बताए थे आपको कि मतलब अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। कहता है कि तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं। तंतु रूप उपकरण कहां पाए जाते हैं? तो ये तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं सहायक कोशिका में। कहां मिलता है? बोले सहायक कोशिका। तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 नंबर होगा, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका पर ही फिलिफर पाठक जिसको तंतु रूप उपकरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं निम्नलिखित में से किस संकरण द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे? आपको थोड़ा क्रॉस करके आपको बता दें इसमें, क्योंकि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 नंबर है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहता है सवाल में आपको कितना सुंदर दिया है। कहता है निम्नलिखित में से किस संकरण द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे? किसमें? तो क्रॉस करके दिखाते हैं। देखिए मेरा मानना है कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, सॉरी बी नहीं 2, ये इसका आंसर होगा। तो इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी ये दिया हुआ है। हम आपको बता दें इसमें लंबे पौधे भी प्राप्त होगा, बौने भी पौधे प्राप्त होगा, दोनों का अनुपात भी समान होगा। देखिए जरा करते हैं, इन दोनों का क्रॉस नहीं होगा। ये कैपिटल सॉरी इन दोनों का गेमीट, यहाँ पर गेमीट नहीं बनेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहना होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गेमीट इसका बनेगा नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेगा। हाँ, लेकिन इनका गेमीट बन जाएगा, स्मॉल टी एगो टी हो जाएगा, गेमीट बन जाएगा यहाँ पर। चलिए अब क्रॉस करते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये पौधा कैसा होगा? टाउन होगा। फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कीजिए, क्या होगा? स्मॉल टी पौधा क्या होगा? ड्वार्फ होगा, मतलब बौना होगा। ये लंबा हो गया, ये बौना हो गया। तो देखिए दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये लंबा वाला कितना होगा, बौना वाला कितना होगा? यही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हो गया? टाउन हो गया। और ये बौना जो स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 1। देखिए यहाँ पर सारे लक्षण देख रहे हैं, तो एगो लंबा एगो बौना है, तो 1:1। अब फिर जीनोटाइपिक, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? देखिए तो ये वाला जो पार्ट है देखो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ वाला के देखिए, तो 1:2। और ये स्मॉल टी वाला क्या मतलब एक जोड़ा में कर देखिए, देखिए इसका अनुपात दोनों का सेम हुआ, लंबे वाला बौने वाला दोनों का सेम हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा सही, सॉरी 2 नंबर बी बोल रहे हैं, 2 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। एक बार लिख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो हम 12 में बात कर रहे हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं? कहता है कि निषेचन के समय एक आदर्श आवृतबीजी का मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मोद्भिद होते हैं। तो ऑप्शन ए 8 कोशिका, ऑप्शन बी 7 कोशिका, ऑप्शन 3 6 कोशिका, ऑप्शन 4 5 कोशिका। एक बार फिर से कहते हैं निषेचन के समय एक आदर्श आवृतबीजी का मादा युग्मोद्भिद होता है। ऑप्शन 1 8 कोशिका, ऑप्शन बी 7 कोशिका, ऑप्शन 3 6 कोशिका, ऑप्शन 4 5 कोशिका। याद रखिएगा, तो भ्रूणकोश जो होते हैं जिसका मादा युग्मोद्भिद बोलते हैं, इसमें कोशिका कितनी होती है? नीचे में 3 कोशिका, शायद 2 कोशिका, 1 अन्य कोशिका। यहाँ पर 2 कोशिका आपस में मिलकर एक कोशिका बनती है, जिसको द्वितीय कंडक्ट कहते हैं। और यहाँ पर 3 कोशिका, तो 3 यहाँ 3 6 हो गया। यहाँ पर 2 कोशिका मिलकर एक कोशिका बनता है, 3 3 6 कितना हो गया 7। तो 12 नंबर जो है इसका जो आंसर हो जाएगा 7 कोशिका, यानी क्या 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? 7 कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा HNRN के 5 में मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट टूटता है? और फिर से कहता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा HNRN के
5 सिरे है ना, ये सिरा ये एंड का नाम है, ठीक है। ये बोलते हैं 3 डैश एंड ये 5 डैश, तो ये 3 यहाँ पर 5 डैश हो गया। किस सिरे से मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है? तो किससे? तो कैपिंग से। किस क्रिया से? कैपिंग के द्वारा। तो 13 नंबर जो होगा वो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा और वो क्या होगा? कैपिंग। कैपिंग होगा इसका, इसको आच्छादन कहते हैं, आच्छादन, आच्छादन। चलिए 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 का बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एचआईवी के प्रसार का कारक नहीं है? कि किसके द्वारा एचआईवी नहीं फैलती है? ये सवाल क्या गया है, किसके द्वारा एचआईवी नहीं फैलती? ऑप्शन ए दिया है विभिन्न यौन साथी, ऑप्शन बी संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने, ऑप्शन सी मच्छर काटने, ऑप्शन 4 संदूषित रक्त का आदान करने। हम सबसे पहले बता दें, विभिन्न यौन साथी के द्वारा एड्स फैल सकती है। ऑप्शन बी संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से भी फैलती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका संदूषित रक्त, मतलब क्या? दूषित रक्त, बिना जांच किए रक्तदान ये दूषित है तो उसे भी फैल सकता है। ऑप्शन जो इनका 3 था मच्छर का काटना, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलती है। तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर होगा, मतलब मच्छर का काटना। तो मच्छर के काटने से एड्स का प्रसारण नहीं होती है, ठीक है। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का जरा बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं कि डीएनए के एक रज्जु से, ध्यान दीजिएगा, डीएनए के एक रज्जु से आनुवांशिक सूचना की आरएनए, आनुवांशिक सूचना के आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिक सूचना की आरएनए में प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डीएनए है, ये डीएनए से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर। अब मैसेंजर आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। क्या बनता है बोलो? इसमें प्रोटीन। जरा ध्यान दीजिएगा, तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन याद रखिए इस बात को, बहुत बार इनको पूछा ही जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बना इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको हिंदी में अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसी क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। हम बोले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो 15 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए के एक रज्जु से आनुवांशिक सूचना की आरएनए में प्रतिलिपि बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहेंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, इसी को अनुलेखन कहते हैं। तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन का 2 ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसके शॉर्ट मारिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम बात करेंगे 16। सवाल दिया है तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाला रसायन, ध्यान रखिएगा, तंबाकू हो गया मतलब और क्या कहते हैं सिगरेट हो गया, खैनी बीड़ी, जितने भी हैं इनका धुआं से जो है हम लोगों मानव में फेफड़ा का कैंसर हो, सीधी सी तौर पर। ये सवाल दिया है तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाला रसायन कैंसर जन किस प्रकार के कैंसर का कारक है? तो किस प्रकार? तो फेफड़ा का कैंसर। तो 16 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और वो क्या होगा? फेफड़ा का कैंसर होगा। ये फेफड़ा का कैंसर ही होता है, चाहे वो सिगरेट का धुआं रहे या बीड़ी का धुआं रहे, फिर वो गांजा का धुआं रहे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया डीएनए अंगुली छापी में डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? डीएनए प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग जीरोक्स का नाम सुने? जीरोक्स फोटोस्टेट जो होता है, एक पेज का बहुत सारे जीरोक्स निकल जाता है, वो बहुत कॉपी निकल जाता है, उसी का बात बोल रहे हैं। तो कहते हैं कोई बात क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया डीएनए अंगुली छापी में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं, डीएनए अंगुली छापी में डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाई जाती है? डीएनए का बहुत सारे कॉपी बनाने के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर का, इसी का पूरा नाम हुआ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी के द्वारा ये एक तरह का तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के बहुत सारे कॉपी का निर्माण किया जाता है। डीएनए के बहुत सारे कॉपी जो है इनसे बनाया जाता है। वही सवाल किया था आपको कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया डीएनए अंगुली छापी में डीएनए के प्रवर्धन, मतलब डीएनए को बढ़ाने के लिए, प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो
ऑप्शन नंबर इनका क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और वो क्या होगा, पीसीआर, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें आप, चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि वे जीव, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वे जीव जो एक स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं कहलाते हैं, फिर से, वे जीव जो एक स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं डैश कहलाते हैं, समतापी जीव कहलाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, वो क्या होगा, समतापी, समतापी जीव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में क्या कह रहे हैं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तरीका भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का एक उपयोगी, नियंत्रण करने के लिए उपयोगी है। फिर से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारतीय शहर में वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। ये आपको दिया गया है, कहा कि आपको कि आखिर भारत में कौन कौन ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रण आराम से किया जा सकता है ना, तो मतलब ये उपयोगी है, नियंत्रण करने में उपयोगी है। ऑप्शन ए, वाहनों में अनलेडेड पेट्रोल का उपयोग करने से। ऑप्शन 2, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का उपयोग करने से। ऑप्शन सी, सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से। ऑप्शन जा इनमें से सभी। हम आपको बता दें ज्यादातर आदमियों का जो आंसर होगा वो वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का उपयोग करने से। हम आपको बता दें कि वाहन में कुछ ऐसे मशीन भी लगाए जाते हैं जिनसे वो वायु प्रदूषक मतलब नहीं होते हैं, मतलब वायु प्रदूषण नहीं होते हैं। फिर भी आपको हम बता दें इनमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, मतलब तीनों से ही वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में उपयोगी है, तीनों उपयोगी है, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 इनका आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें जरा, कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सा संकरण स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या करता है। मतलब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकरण, कौन सा क्रॉस जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मतलब दर्शाता है। वही सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संकरण स्वतंत्र अपव्यूहन, उसी को कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम की व्याख्या करता है या उनको दर्शाता है, उनके बारे में बतलाता है। तो वो कौन है, द्विसंकर क्रॉस है। ठीक है, तो 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा वो द्विसंकर, जिसको क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस होगा इनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा और ऑप्शन नंबर 2 कौन है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। क्या होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है 21 नंबर में कि डीएनए द्विकुंडली प्रारूप में एक क्षारीय जोड़ा दूसरे क्षारीय जोड़े से कितना दूरी पर होता है, ये ध्यान दीजिए। सवाल क्या कर रहा है, जरा थोड़ा समझ लेते हैं इनको, एक बार में क्लियर हो जाएगा। 21 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये डीएनए है, चलो डीएनए, यहां पर ये एडेनिन है, एडेनिन थायमिन से जुड़ा रहता है, थायमिन एडेनिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा रहता है, गुआनिन साइटोसिन से, फिर एडेनिन थायमिन से। ठीक है, तो ये एडेनिन और ये जो थायमिन के बीच जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन और थायमिन के बीच की दूरी कितनी है, तो एडेनिन और थायमिन की जो बीच की दूरी होती है वो नैनोमीटर में 0.34। ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में जो है मतलब ये दोनों के बीच की दूरी जो है टी और यहाँ पर टी और ए का बीच की दूरी जो होती है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड की दूरी 0.34, ये होगा नैनोमीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में अगर मापा जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा इनका। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर ये यहाँ पर नैनोमीटर में अगर क्या ऑप्शन है तो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका। तो इसका ऑप्शन कौन से होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 21 का 3 नंबर इसका ऑप्शन होगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए 21 हो गया।
अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके थे पहले ही, जिस तरह आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं बार बार कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, इसको वीडियो को इनको देखिए, ठीक है। आपको हम आशा करते हैं आपको भी सब पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी कंप्लीट रूप से आपका हो जाएगा यदि आप पूरी जितने भी ऑब्जेक्टिव वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं सबको सॉल्व कर लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव वीडियो है सबको आप देख लीजिएगा करके, आपको हम विश्वास दिलाते हैं आपका 40 में 40 रहेगा आपके, क्योंकि इसमें नंबर कटने वाला है नहीं। अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फूल में फूल आ जाएगा, नंबर इसमें कटने वाला है नहीं, हाथ से लिखने का जरूरत नहीं है। इसमें आपको केवल क्या करना, रंगाना या तो फिर टिक लगाना, वो आपका एग्जाम में जैसा ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहते हैं कि डाइस में सर्वाधिक ओजोन क्षय हो रहा है। तो सीधी सी बता दें पहले, ओजोन जो परत होते हैं वो कहां पर होते हैं, समताप मंडल में। तो समताप मंडल में तो ओजोन क्षय होंगे ना, और वो सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, तो याद अंटार्कटिका तरफ, तो लेकिन हो तो रहे समताप मंडल में ना। तो इसमें जो 22 होगा, तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 3 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, समताप मंडल। समताप मंडल में जो है ओजोन क्षय हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन स्तर पाया जाता है, वहीं पर वो डिप्लीशन भी होगा। और ये जो सबसे ज्यादा दिखाई कहां देता है, तो ये दिखाई देता है कहां पर, तो अंटार्कटिका में, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अमीबिया पेचिस, इसी को अंग्रेजी में एमबायोसिस का बीमारी से क्वेश्चन है। कहता है एमबायोसिस, अमीबिया पेचिस के द्वारा, अमीबिया पेचिस जो है डाइस के द्वारा होती है, तो वो भी एक अमीबिया पेचिस एक अमीबा के द्वारा होता है, उसी का नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिका। क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोरिका। तो ऑप्शन इसमें आपका है 1 नंबर, 23 का नंबर 1 है, 1 नंबर क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हिस्टोलिका बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 23 का नंबर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 का बात करें, तो 24 नंबर में कहता है कि एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड डाइस के द्वारा आपस में जुड़े होते। कहता है एक डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड डाइस बंधन के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। कौन सा बंधन के द्वारा, तो ये जुड़ा रहता है फास्फोडाइएस्टर बंधन के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये फास्फोडाइएस्टर बंधन के द्वारा। तो 24 नंबर के जो ऑप्शन होगा वो 2 नंबर होगा, वो कौन है, तो डाइएस्टर बंधन के द्वारा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 25 बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है क्या यदि पुष्पीय पादपों की जड़ों में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उनके युग्मक में पाए जाएंगे कितना, एक बार फिर से कहता है यदि पुष्पीय पादपों की जड़ों में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उनके युग्मक में गुणसूत्र कितना पाया जाएगा। ये हम अगले वीडियो में आपको बता चुके थे, आप देख चुके होंगे, तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहे हैं कि पुष्पीय पादप, ठीक है, उसके जो जड़ होते हैं, जड़ में गुणसूत्र की संख्या दिया हुआ है, जड़ में गुणसूत्र दिया हुआ है 24। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, पहले हम समझाते हैं आपको एक बार फिर से। हमारे शरीर के हर पार्ट्स में, हेयर हो गया, नेल हो गया, चीक, जितना हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2 है, केवल शुक्राणु को छोड़कर। ठीक उसी प्रकार पौधे के हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2 है। परागकण को छोड़कर, अंड कोशिका को छोड़कर, सिनर्जिड कोशिका को छोड़कर, जो है सिनर्जिड कोशिका को छोड़कर, अंड कोशिका को छोड़कर सभी में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। पुष्प में 2n होती है, क्या कहता है, फल में 2n होता है, जड़ में 2n, तना में 2n, हर पार्ट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n। इसीलिए यहां पर हम लिखे जड़, तो जड़ में नंबर कितना होता है, 2n। 2n नंबर कितना दिया है, 24। क्या निकालने बोला, युग्मक में, युग्मक गैमेट, इसमें n होता है, n बराबर व्हाट, n का मान निकालना है। युग्मक में n होता है, जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, इसमें n होता है, तो नीचे लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर आप दिया हुआ है ना जड़ में, तो 2n बराबर कितना दिया, 24, तो 2 और n के बीच का गुणा कर भाग में जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया, 24/2 कितना बराबर है, 12, n बराबर कितना हो गया, 12। तो आपको जो युग्मक में निकालने को बोला था, युग्मक में कितना होता है, n ही होता है ना, तो n, तो n का मान कितना है, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो इनका जो सॉरी 25 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो 25 का कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12 गुणसूत्र। चलिए इसकी शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 26 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्या, डाइस नामक के जीन द्वारा बीटी 20 कुटबद्ध होते हैं। कहता है आपको क्या कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है कि डाइस नाम के जीन द्वारा, यहां पर आपको शुरू में दे दिया खाली जगह, कहता है डाइस नाम के जीन द्वारा बीटी 20 कुटबद्ध होते हैं, है ना। डाइस नाम, आखिर वो नाम क्या है उसका, तो उसी का नाम है बीटी। बीटी जीन उसको जीन बोलते हैं उसको, तो आखिर उसका नाम क्या है, उसी का नाम है कराय। क्या नाम है उसका, कराय, CRY, कराय। तो इसी का नाम है कराय। तो ऑप्शन में आपको दिया कराय, ट्राय, PCR, तो कराय, यही है कराय। तो आपका जो इनका ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, और वो कौन है, कराय। इसी का नाम है कराय प्रोटीन। ये तीसरा पदार्थ है। तो इनको फसल में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको मतलब प्रवेश किया जाता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण करने वाला जीन होता है, उसी का नाम है कराय जीन। उसको उसमें ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। और ऐसे पौधे में कीट पतंग नहीं लगते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गया बीटी कॉटन, है ना, उसमें भी वो बैक्टीरिया जिसका नाम बैसिलस थ्रूजिएंसिस नामक बैक्टीरिया है, उसी के जीन को ट्रांसफर किया गया। आगे जब पढ़ाएंगे तब आपका क्लियर होगा। अभी आप इतना जानिए जिसका नाम है कराय प्रोटीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 26 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 का जरा बात करें। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, सॉरी 26 तो हो गया, 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि कहता है कि पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में, सवाल है पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में डाइस ज्यादा अच्छे से जलता है। आखिर अच्छे से कौन जलता है, सवाल दिया आपको कि पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में इन दोनों के अलावे और कौन जाए, पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में ज्यादा अच्छे से कौन जलते हैं। तो इन दोनों से ज्यादा ऊर्जा जो आपको देगा, ऑप्शन दिया है BCG, BAG, केरोसिन, तो ये सब लोअल। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो CNG है, इससे होता है बोले CNG। तो 27 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, वो हो जाएगा CNG, ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रल गैस। चलिए तो 27 का ये। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को डाइस कहते हैं। मतलब ये है अंडाशय के अंदर में अंडाणु का निर्माण होती है, अंडाशय के अंदर में अंडाणु का निर्माण होता है। जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है, ये छोटा रहा, ये थोड़ा बड़ा होगा, फिर इससे भी बड़ा होगा, उसके बाद फिर ये आगे जाएगा, बड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जब परिपक्व हो गया तो आखिर चलो क्या होगा, ये फट जाएगा अंडा से। अब फिर इससे ये अंडाणु बाहर निकलेगा, ये अंडाणु, यही है ओवम, ये निकल गया अंडाणु, ठीक है। तो ये जो अंडाशय से जो अंडाणु निकला, इसी क्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं ओव्यूलेशन, इसी को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं ओव्यूलेशन, कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। तो 28 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 होगा, वो क्या होगा, अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपने 29 का बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तत्वों की मात्रा जब बढ़ जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाता है, सुपोषण। क्या कहलाता है, न्यूट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, न्यूट्रिफिकेशन, उसको सुपोषण। वही कहता है कि जल में जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगा तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण। इसमें शैवाल जो होता है, नील हरी शैवाल की संख्या बढ़ती है। जब इनकी संख्या बढ़ेगा तो इनसे विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ छोड़ा जाता है, जिससे जल में रहने वाले जो जल में जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब वो जल का ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो जल में जीने वाले जलीय जीव वो सब मरने लगते हैं, खत्म होने लगता है, और ये क्रिया कहलाता है सुपोषण, न्यूट्रिफिकेशन। तो 29 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, जिसका क्या नाम है, सुपोषण। सुपोषण, ठीक है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें। 30 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, तो अनिषेक फलन। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। इसी को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, लेकिन आपको बता दें इसमें ऑप्शन में जो इसमें जो लिख दिया हिंदी में ऑप्शन में अनिषेक जनन, जनन नहीं होता है, फलन होता है। ये इसका मिस्टेक्स हो गया है, लेकिन अंग्रेजी इन्होंने सही लिखा है पार्थेनोकार्पी, बहुत बढ़िया। लेकिन हिंदी लिखता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन अलग हो जाता है, वो मधुमक्खियों में होता है। ठीक है, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन वो हो जाएगा। अनिषेक जैसे जनन लिखा है तो यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन अंग्रेजी में ठीक लिखा पार्थेनोकार्पी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 31 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहते हैं, तो ये इसका 30 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के विपरीत लक्षणों के जोड़े। कहता है कि मेंडल ने कितने विपरीत जोड़े लक्षण का उपयोग किया था अपने प्रयोग के लिए, तो सभी जान रहे हैं लगभग, तो 7 जोड़े। कितना, 7 जोड़े। तो इसके ऑप्शन क्या दिया हुआ, इसका ऑप्शन दिया 4 था नंबर, यानी कि 4 नंबर इसका ऑप्शन जो है 7 जोड़े, 7 पेयर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। आपका जो ये जो इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जामिनेशन जो हुआ था इसमें ओनली 35 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा 3 कूट है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का समापन करता है। मतलब इसी को टर्मिनेशन कोडॉन, एक तरह से कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, तो इसमें कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन है, तो इनके जो कोडॉन है वो है UAA होगा, UAG होगा और GUA होगा। ये समापन कोडॉन का नाम है। ठीक है, ये समापन उसी को कहते हैं। तो ये जो समापन कोडॉन है वो कौन है, ये, तो इसका 2 नंबर इसका ऑप्शन इसका सही है। UAA मतलब UAA का मतलब हो गया ये यूरासिल हो गया, एडनिन हो गया, एडनिन हो गया, फिर यूरासिल, एडनिन, ग्वानिन, अब फिर ग्वानिन, यूरासिल, एडनिन, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गोलियों के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कहता है कि महिलाओं जो गर्भ निरोधक जो गोली खाते हैं ताकि वो गर्भवती न रहे, तो उसमें कौन सी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन कौन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो कौन है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। चलिए एस्ट्रोजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करें थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, सामान्य जुकाम का कारक, हम लोगों को जो सर्दी खांसी हो जाती है आराम अपने आप, है ना, तो ये सर्दी खांसी एक वायरस के द्वारा होती है। उस वायरस का क्या नाम है, तो राइनो वायरस। क्या नाम है उसका, राइनो। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर होगा, 1 नंबर। वो कौन है, राइनो वायरस। अभी जो कोरोना हो रहा है उसी का ये बेचारा जो है बड़ा भाई हुआ, ये पहले आया था राइनो वायरस। अब ये राइनो वायरस का भी छोटा भाई आया कोरोना वायरस, है ना। तो ये राइनो वायरस जो है ये सर्दी खांसी पहले होता था, है ना। अभी ये अगर अभी जो है कोरोना, तो कोरोना वो है, वो भी वायरस इसी के फैमिली से वो भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं राइनो वायरस बड़ा भाई हो गया, सर्दी जुकाम हुआ। अब जो आ रहा है जिससे आदमी की मृत्यु बहुत सारी हो गई, तो वो क्या हो गया, कोरोना वायरस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरकार और लास्ट क्वेश्चन है इनका, आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन डीएनए प्रतिकृति का क्रियाधार है, आखिर कौन जो है डीएनए को रेप्लिकेशन करने में जो है मदद करती है, तो वो कौन है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। वो कहते हैं निम्नलिखित में कौन डीएनए प्रकृति का क्रियाधार है ना, तो कौन है वो, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। उसका नाम क्या है, तो डीऑक्सी, क्या नाम उसका, न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यही जो है डीएनए के प्रतिक्रिया का धार है ये, और इसी से हो पाता है। ठीक है, तो 35 नंबर का जो है वो 2 नंबर हो जाएगा, ये इनकी आखिरी था। हम आप लोगों का जो है इस बार जो कोरोना काल में जो एग्जाम आपका लिया गया था इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जामिनेशन 2021, इसकी क्वेश्चन हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं और आशा करते हैं आप सभी को इनको बिल्कुल समझ में आया होगा।